टीच टेक में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये CUET क्या होता है। ये पिछले वर्ष से ये स्टार्ट हुआ है, कई सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे बच्चे जो 12th क्लास का एग्ज़ाम 2023 में दे रहे हैं उनको तो खास करके देखना ही चाहिए। लेकिन अगर प्लानिंग में है कि अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष हमें 12th क्लास का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद हमें अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो भी रेपुटेटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें अगर एडमिशन लेना है तो हमें ये वाला टेस्ट देना कंपलसरी होगा। तो क्या होता है CUET, इसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले। मैं आपको बता दूं कि CUET में केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही नहीं है बल्कि कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ ही साथ में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है ये भी इसके अंतर्गत आती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कई सारी यूनिवर्सिटियां अभी ऐड होते जा रही है। तो हमें इसमें एडमिशन लेना है तो कब इसके फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म निकल चुके हैं, क्या इसकी लास्ट डेट होगी, क्या इसका सिलेबस होता है, किस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए, सारी बातों पर हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो CUET होता क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, कब इसके फॉर्म निकल रहे हैं, कब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से इसका एग्जाम होगा, एप्लीकेशन फीस कितनी है, अगर हमें अप्लाई करना है तो उसकी फीस कितनी लगेगी, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब क्या क्या हमें वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होगी जब हम इसका फॉर्म भरेंगे या इसको अप्लाई करेंगे। तो एक एक करके हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अबाउट CUET, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है UG, अंडर ग्रेजुएशन। कहने का मतलब ये हुआ कि 12th क्लास का एग्जाम होने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि हमें कॉलेज में कोई एडमिशन लेना है, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी हमें सेलेक्टेड करना होता है कि भाई किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। अगर हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको CUET देना कंपलसरी होगा, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ में कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको CUET की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET ये होता है, ठीक है। यह जो एग्जाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता है, और यह जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि आपने CUET का एग्जाम दिया तो अब आप एलिजिबल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फिर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का कोर्स लेना है। तो कोर्स के साथ भी मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमने CUET का एग्ज़ाम दिया और हर यूनिवर्सिटी में हम एलिजिबल हो गए, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, साथ ही साथ में आपको ये देखना होता है कि जिस कोर्स में हमें एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएशन में, उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, CUET में कैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि CUET का जो फॉर्म है वो निकल चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो चुका है, ठीक है। तो इसकी जो डेट है 9 फरवरी से लेके 12 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। तो बड़ी करीब डेट है ना, बहुत कम समय है। तो यदि आप 12th क्लास में इस साल अपीयर हुए हैं तो आप इसका फॉर्म तुरंत भरने की तैयारी कर लेना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इन फ्यूचर भविष्य में, मतलब अगले साल या उसके अगले साल हमें 12th क्लास का एग्ज़ाम देना होगा, तो उनके लिए भी है जो कि अभी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी तो यहाँ पर डिस्कशन कर लिया हमने, 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 12 मार्च है। इसका जो ऑनलाइन पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे किस प्रकार से भरना है उस पर भी हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जब भी हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद में ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करना होगा और सारी प्रोसेस, और उसमें सारे ऑप्शन नेट बैंकिंग, UPI और सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, सपोज करें कि हमने फॉर्म को भर दिया
कोई बाय मिस्टेक गलती हो चुकी है, ठीक है, तो आप इसको 15 मार्च से लेके 18 मार्च तक उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का अगर कोई करेक्शन करना है तो आप इस डेट के ड्यूरेशन में इसको कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जब हम फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर हमें सिटी का रेफरेंस देना पड़ता है कि आप किस एरिया में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, सेंटर कहाँ पर चाहिए, तो उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा 30 अप्रैल को, ठीक है। 30 अप्रैल 2023 में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है एनटीए के साइट से मिलेगा आपको, एनटीए की साइट से डाउनलोड होगा। और एनटीए की साइट जो है वो www.nta.ac.in, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 मई से लेके 31 मई के बीच में इसका एग्जाम होना है। अलग अलग शिफ्ट रहेगी, तो आपको जो भी शिफ्ट है वो एडमिट कार्ड पर आपको अनाउंस पहले ही कर दिया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पांस एंड आंसर की, जो आपने एग्जाम दिया है उसकी आपको आंसर की भी मिल जाएगी पहले ही, और वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी CUET-samarth.ac.in, ठीक है। तो इसकी भी लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दूंगा मैं, इसकी एनटीए की वेबसाइट की लिंक क्या है और CUET समर्थ की वेबसाइट क्या है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये एनटीए के द्वारा जो रिजल्ट होता है वो वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाता है कि भाई कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने इस साल 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया है वो आज से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ बातों की जानकारी हमें मालूम होना चाहिए कि फॉर्म भरने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसकी फीस होगी। फीस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ये जो फीस की बात कर रहा हूँ मैं, ये एंट्रेंस एग्जाम की फीस है, ठीक है। ये भी जनरल कैटेगरी, ओबीसी और SC ST हैंडीकैप्ड है या थर्ड जेंडर है, सबके लिए अलग अलग फीस होती है। अप टू 3 सब्जेक्ट, अगर हम CUET में 3 सब्जेक्ट भरते हैं तो इसकी फीस 750, जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप टू 7 सब्जेक्ट, ये क्या मामला है इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने सब्जेक्ट भरे जाए, कौन से भरे जाए, उन पर अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखना, ध्यान देना इधर। अगर केवल 3 सब्जेक्ट अगर हम फिल करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये वाला फॉर्म हमें नहीं भरना चाहिए, हमने इस क्राइटेरिया में आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए उस पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। 7 सब्जेक्ट अगर हम फिल करते हैं 7 तक, तो आपको 1500 फीस जनरल कैटेगरी को देना है, ओबीसी को देना है 1400 और 1300 देना है SC ST या हैंडीकैप्ड या थर्ड जेंडर, ठीक है। तो इनके लिए इस प्रकार से है। और आउटसाइड ऑफ इंडिया के सेंटर के लिए ये वाली फीस है, इसको आप देख सकते हैं। आप जिस भी क्राइटेरिया में आते हैं उस हिसाब से आपको फीस लगेगी। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मोड ऑफ टेस्ट किस प्रकार से, तो आप जानते ही है कि टेस्ट के 2 पैटर्न होते हैं, या तो ऑनलाइन होगा या तो ऑफलाइन होगा। ये टोटल टेस्ट जो है CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कहने का मतलब आपको इसको कंप्यूटर पर ही टेस्ट देना है ना। ऑफलाइन फिजिकल इसको टेस्ट नहीं देना है। फिजिकली तो प्रेजेंट होना ही है, लेकिन आपको कंप्यूटर पर ये टेस्ट देना है, ठीक है। कंप्यूटर से देना है टेस्ट। टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा, तो टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसका मीडियम क्या रहेगा, तो लगभग सारी लैंग्वेज है यहाँ पर, 13 लैंग्वेज है। आसाम है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, ये सारी इस प्रकार से 13 लैंग्वेज है। जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप 13 लैंग्वेज में से किसी भी मीडियम में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए ये 3 पार्ट है इसके सिलेबस के, ध्यान देना इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो एक तो लैंग्वेज का रहेगा, उसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद में एक है जनरल टेस्ट है। अब लैंग्वेजेस क्या है, जैसे सपोज करें, एक एग्जांपल मान लेते हैं हम। सपोज करें कि कोई मध्य प्रदेश में कोई बच्चा पढ़ता है,
उसके जनरली, अच्छा ऐसा भी मान लेते हैं उस बच्चे का मीडियम क्या है, हिंदी मीडियम है, ठीक है ना। 12th क्लास में कोई बच्चा है, 12th क्लास में बच्चा है, उसका मीडियम क्या है, हिंदी मीडियम है या तो इंग्लिश मीडियम है, कोई भी मीडियम हो उससे कोई लेना देना नहीं है, सेंट्रल बोर्ड का हो चाहे स्टेट बोर्ड का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 12th क्लास में बच्चा पढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका एक सब्जेक्ट हिंदी तो होगा ही होगा, एक इंग्लिश होगा ही होगा, ठीक है ना, एक इंग्लिश तो होगा ही होगा। और इसके साथ में अगर 12th क्लास में या तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी होगा। ऐसी कुछ संभावनाएं यहां पर बन रही है। क्लियर? फिर से और एक बार, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, जनरली हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट तो एक होता ही है। तो ये आ जाएगा आपका लैंग्वेजेस में, काय में आ जाएगा, लैंग्वेजेस में आ जाएगा। यदि मान लिया जाए पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट है किसी बच्चे का, तो वो वाले सब्जेक्ट बन जाएंगे इसके डोमेन सब्जेक्ट। यदि किसी बच्चे का पीसीबी है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो वो क्या बनेगा, डोमेन सब्जेक्ट बनेंगे। अगर किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी है तो वो भी क्या बनेंगे, डोमेन सब्जेक्ट बनेंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, ये वाले सब्जेक्ट पढ़ता है, मैथ्स भी पढ़ रहा है बायोलॉजी पढ़ रहा है, ठीक है, एडिशनल में उसने बायोलॉजी लेके रखा है या एडिशनल में मैथ्स लेके रखा है उसने, तो उसके पास में डोमेन सब्जेक्ट में कितने, 4 सब्जेक्ट है, या तो फिर किसी के पास में 3 सब्जेक्ट है, 3 या 4 यहाँ पर हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी। जनरल टेस्ट का ऐसा है कि जनरल टेस्ट का जो पेपर होता है वो सभी के लिए है, चाहे वो बायोलॉजी वाला हो, चाहे आर्ट वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, चाहे साइंस सब्जेक्ट वाला हो, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लिया जाए कि कोई बच्चा बीएचयू में एडमिशन लेना चाह रहा है, ठीक है ना, बीएचयू में एडमिशन या ऐसी किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है, या देवी अहिल्या में एडमिशन लेना चाह रहा है, इंदौर में एडमिशन लेना चाह रहा है, या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से एडमिशन लेना चाह रहा है, ठीक है। बच्चे ने सोचा कि मैं इस यूनिवर्सिटी बीएससी कोर्स करता हूँ, क्या करता हूँ, बीएससी करता हूँ, ठीक, बीएससी करना चाह रहा हूँ 12th के बाद में, और रेपुटेटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाह रहा है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है कि जब बीएससी कर रहा तो उसका या तो सब्जेक्ट पीसीएम होगा या पीसीबी होगा, ठीक है। अब उसको क्या है कि उसको उस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, इसी में जो जैसा मैंने बताया CUET-samarth.ac.in जो वेबसाइट है उस पर जाएगा, वहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसकी वेबसाइट पर उस कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स को क्लिक करेगा तो उसको उसका क्राइटेरिया पता चलेगा कि आपको CUET में कौन से पेपर देना चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। हर यूनिवर्सिटी का हर कोर्स के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है। जनरली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे सपोज करें कि 12th क्लास का पीसीएम का बच्चा है तो उसका क्राइटेरिया पीसीएम तो होगा ही होगा, पीसीएम तो होगा ही होगा, तो 3 सब्जेक्ट तो उसने क्या करना चाहिए, डोमेन के लेना ही लेना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब लैंग्वेजेस की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी में ये भी बोला जाता है कि भैया पीसीएम से काम नहीं चलेगा अकेले, आपको उसके साथ में इंग्लिश भी होना चाहिए, हिंदी भी होना चाहिए, या कम से कम 2 लैंग्वेज होना चाहिए, या जो भी है ना। तो इसमें से 2 सब्जेक्ट आपने ले लेना चाहिए, या तो है ना 2 सब्जेक्ट इसमें से भी आपने ले लेना चाहिए। और जनरल टेस्ट जो है, जनरल टेस्ट का भी एक पेपर आपने ले लेना चाहिए। कितने पेपर हो गए, पीसीएम तो लेना ही लेना है, और 2 लैंग्वेज भी साथ में लेना है, और साथ ही साथ में जनरल टेस्ट का भी आपको पेपर देना है। और इसी प्रकार से 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो हमारे पास में यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हो गए। अगर किसी का मैथ्स और बायोलॉजी है तो वो भी ले सकता है, तो उसके पास में 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे CUET में, ठीक है। और फिर उसके बाद में 7 के बाद में कई सारे उसके पास में ऑप्शन खुल जाते हैं कि वो जिस भी यूनिवर्सिटी में देना है, तो लगभग क्राइटेरिया यहाँ पर 7 सब्जेक्ट में मैच या 6 सब्जेक्ट में मैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने क्या करना चाहिए, ऐसा सिलेक्शन करना चाहिए। कि कई बच्चे क्या करते कि डोमेन में अरे इतने सारे सब्जेक्ट क्यों ले, हम केवल फिजिक्स और मैथ्स ले लेते, और केमिस्ट्री छोड़ देते। कई सारे कोर्स है कि केमिस्ट्री अगर उसने नहीं लिया तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं भाई, ये 3 तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से तो पढ़ा है, और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ा है, तो ये 5 सब्जेक्ट लेना है, और साथ ही साथ में जनरल टेस्ट का भी उसको पेपर देना है।
तो जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और ये रीजनिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें आती है। तो ये सभी बच्चों के लिए थोड़ी सी तैयारी आपको करना पड़ेगा इससे रिलेटेड, ठीक है ना। थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक अच्छे खासी लेवल की तैयारी आपको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जब हम फॉर्म भरेंगे तो ऐसा नहीं कि वेबसाइट पर गए और डायरेक्ट आपने फॉर्म भरना चालू कर दिया। पहले फॉर्म भरना स्टार्ट करने से पहले आपको प्रिपरेशन करना है, कुछ तैयारी करके रखना है कि जब फॉर्म हम भरेंगे तो वहां पर किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो रिसेंट फोटोग्राफ्स आपका तत्काल का ही बोल सकते हैं हम। रिसेंटली आपके पास में एक फोटोग्राफ्स होना चाहिए। फोटोग्राफ्स कैसे होना चाहिए? बिल्कुल फ्रंट से खींचना चाहिए। फ्रंट से कैसे खींचना चाहिए? कहने का मतलब ऐसा साइड व्यू नहीं लेना है। आप देख पा रहे हैं मेरा साइड व्यू? साइड व्यू में ये वाला कान दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कान आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो दोनों कान स्पष्ट दिखना चाहिए, यानी कहने का मतलब दोनों कान स्पष्ट दिखना चाहिए का मतलब क्या है? फ्रंट व्यू आपका होना चाहिए, ठीक है। फोटो को ऐसा नहीं कि पूरा फुल फोटो लिया आपने, ठीक है। फोटो आपको लेना है यहाँ तक, मतलब 80% आपका फेस होना चाहिए उस पर, ठीक है ना। फेस पूरा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जो भी आप फोटो खींचेंगे उसकी आपके पास में हार्ड कॉपी भी होना चाहिए, ठीक है। फोटो स्टूडियो में जाके उसकी हार्ड कॉपी भी आपको निकाल लेना है। तो रिसेंटली फोटोग्राफ्स होना चाहिए। कलर भी हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट भी, कलर का ज़माना है, कलर फोटो खींच लो आप और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी उनसे ले लेना, ठीक है। 80% क्या होना चाहिए? 80% फेस उसमें दिखना चाहिए विदाउट मास्क। ऐसा नहीं कि आपने मास्क लगा दिया, पहचान में नहीं आ रहा कि फोटो किसकी है, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है वो उसका फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। फोटो स्टूडियो में अगर हम जाएंगे तो उनको स्पष्ट बोल देना कि हमें जो बैकग्राउंड है वो कौन सा चाहिए? वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। जो फोटो हमने खींची है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे जेपीजी फॉर्मेट क्या है। फोटो का एक बड़ा कॉमन और पॉपुलर फॉर्मेट होता है जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट इसको कहा जाता है। और क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरी फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्कैन करके आपको पहले से ही रखना है, ठीक है। साइज आप स्कैन फोटोग्राफ्स जो आप स्कैन करेंगे तो उसका साइज क्या होना चाहिए? 10 KB से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए। 200 KB से बड़ा रहेगा तो अपलोड नहीं हो पाएगी। 10 KB से छोटा रहेगा तो पहचान में नहीं आएगी फोटो, इतना क्वालिटी डल रहेगी उसकी। तो 10 KB से 200 KB मतलब अच्छी खासी ठीक ठाक फोटो इसमें बन जाती है। साइज आप स्कैन सिग्नेचर, जो आपको क्या करना है? एक पेपर पर सिग्नेचर करना है। जैसे मान लिया जाए कोई अमित नाम का बच्चा है और इस प्रकार की सिग्नेचर करता है, तो सिग्नेचर करना है, उसकी फ़ोटो खींच लेना है और उसको क्रॉप कर लेना है आपको बिल्कुल इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि आपके पास आपने फ़ोटो खींच ली और इतना बड़ा क्रॉप कर दिया। अरे भाई, इतने बड़े पेज में आपने इसको क्रॉप कर दिया तो सिग्नेचर कितनी छोटी हो जाएगी? सिग्नेचर छोटी हो जाएगी। तो क्रॉप भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही करना है आपको, ताकि सिग्नेचर आपकी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर साइज में आपको वहाँ पर दिखे। इसका साइज कितना होना चाहिए? तो 4 KB से लेके 30 KB के बीच में इसका साइज हो सकता है, न तो इससे ज़्यादा न तो 4 KB से कम, ठीक है। दिस साइज आप स्कैन कॉपी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर मान लिया जाए कि आप SC ST कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में आते हैं या EWS कैटेगरी में आते हैं, तो इसका जो सर्टिफिकेट रहेगा रिसेंटली सर्टिफिकेट चाहिए और उसकी आपको A4 साइज में स्कैन कॉपी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये भी कैसी होना चाहिए? ये PDF के फॉर्म में होना चाहिए। 50 KB से लेके 300 KB के बीच में PDF फॉर्म में होना चाहिए। PDF फॉर्म मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं PDF फॉर्म क्या होता है। इसके बाद में दी साइज ऑफ दी स्कैन्ड कॉपी ऑफ PWBD, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलती है उसकी कॉपी पहले से स्कैन करके रखना है। अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो 50 KB से लेके 300 KB के बीच में ये भी PDF के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या क्या हो गया? फोटो हो गई, स्कैन कॉपी भी चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी भी आपको चाहिए सेम फोटो की। ऐसा नहीं कि हार्ड कॉपी आप और कोई फोटो की कर रहे हैं वहाँ पर अपलोड और कोई फोटो, क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फ़ोटो लेके जाना है, तो हार्ड कॉपी लेके जाना है, ठीक है ना। चलिए, सिग्नेचर हो गया। इसके बाद में सिग्नेचर के बाद में कैटेगरी की सर्टिफिकेट हो गई। और यदि कोई बच्चा PWBD मतलब हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में आता है
तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और ये दोनों PDF के फॉर्म में चाहिए। क्या क्या? कैटेगरी सर्टिफिकेट और हैंडीकैप्ट वाली सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जब एग्जाम होगा, ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हैं और क्या क्या नहीं ले जा सकते, इस बात को यहां पर बड़ा स्पष्ट कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम जो नॉर्मल एग्जाम देते हैं उसकी अपेक्षा कहीं चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उस चेंजेस पर आपको ध्यान देना है। पहली बात तो जो NTA द्वारा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा जो एडमिट कार्ड इशू हुआ है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ में उसमें एक अंडरटेकिंग रहेगा, उस पर सिग्नेचर करके आपको एग्जाम सेक्शन में जाना है। तो सिंपल सी बात है, आपको एडमिट कार्ड विथ अंडरटेकिंग फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, ये भी दोनों चीज़ें आपकी डाउनलोड NTA की साइट से हो जाएगी फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, दूसरा, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, ऐसा पेन नहीं लेके जाना। जैसे मान लिया जाए इसके अंदर रिफिल है और ब्लैक कलर का है या कलरफुल है, ऐसा नहीं लेके जाना। कैसा लेके जाना है? ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार दिखाई देता है, रिफिल आपको क्लियर दिखाई देगी कि कितनी भरी है कितनी खाली है। ठीक है ना। उद्देश्य रिफिल देखने का नहीं है, इसमें उद्देश्य और कुछ है कि कोई चीज़ गलत ना हो। डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और कहीं इसके अंदर कैमरा ना हो, ये ना हो, ये सारी चीज़ें उद्देश्य इसके थोड़े अलग है। ठीक है, एडिशनल फोटोग्राफ्स, जो मैंने फोटोग्राफ्स की बात की थी, वो आपको हार्ड कॉपी में भी एक लेके जाना है। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर जो फोटो लगाई है, एग्जैक्ट वही वाली फोटो, लेटेस्ट वाली फोटो आपको लेके जाना है। एनी वन ऑफ दी अथोराइज फोटो ID, आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं आप स्कूल का। ठीक है, फोटो ID ले जाना है, तो जिसमें भाई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पास में क्या क्या हो सकता है, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, लेकिन वो याद रहे वैलिड होना चाहिए, एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए, उसकी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि आइडेंटिटी कार्ड पर स्पष्ट लिखा होता है कि ये जो आइडेंटिटी कार्ड है इस डेट से लेके इस डेट तक ही वैलिड रहेगा। अगर आपका स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है और वो वैलिड नहीं है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जो भी आप ID प्रूफ ले जा रहे हैं उस पर स्पष्ट आपकी फोटो लगी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ड्राइविंग लाइसेंस जनरली या पैन कार्ड जनरली स्टूडेंट के पास में नहीं होता, अगर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, किसी एक को ले जाना है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास बना है तो ले जा सकते, नहीं है तो कोई बात नहीं है। वोटर ID भी जनरली 12th क्लास जो बच्चा पेपर देता है, किसी का बना भी जाता है, किसी की उम्र कम रहती है तो वोटर कार्ड नहीं होता है। तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड जनरली बच्चों के पास में नहीं होता, पासपोर्ट जनरली बच्चों के पास में नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही ले जाना है आपको, या तो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है या तो आधार कार्ड, तो सभी के पास में होता है, आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। अगर ई आधार कार्ड है तो उस पर फोटोग्राफ्स क्लियर आपकी होना चाहिए। राशन कार्ड भी ले जा सकते हैं, अगर ये सब नहीं है तो राशन कार्ड भी ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर फोटोग्राफ्स होना जरूरी है और वो अटेस्टेड होना चाहिए अथॉराइज पर्सन का। जिस पर्सन ने राशन कार्ड अथॉराइज किया है उसी की उस पर फोटोग्राफ पर सिग्नेचर होना चाहिए। क्लास 12 तक आप एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर फोटोग्राफ्स होना चाहिए। ठीक है, या तो बैंक की पासबुक की फोटोग्राफी भी ले जा सकते हैं जिस पर फोटो होना चाहिए। चाहे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड ले जाए आप, उस पर फोटो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास में, उनमें से कोई भी एक ID प्रूफ हम ले जा सकते हैं। अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना है, जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा इशू किया गया है उस सर्टिफिकेट को लेके जाना है, ओरिजिनल वाला। अगर कोई कैटेगरी में है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक हैंड सैनिटाइजर ले जाना है 50 ml का। मैं आपको बता दूं कि जो सैनिटाइजर की बॉटल रहेगी वो भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, आर पार उसमें से दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रंगीन है और उसके अंदर और कुछ भरा हुआ है सैनिटाइजर के नाम से और कोई कैमरा वैमरा रखा है या जो भी है, मतलब तो उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ले जाना है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपको पानी पीने के लिए जो बॉटल लेके जाएंगे वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर कोई शुगर डायबिटीज़ है तो उसकी टेबलेट कंपलसरी है लेना कि इस ड्यूरेशन में मुझे लेना है, तो आप टेबलेट ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर शुगर पेशेंट है और उनको कोई फ्रूट्स खाना है, बनाना, एप्पल और इस प्रकार से ऑरेंज वगैरह, तो वो ले जा सकते हैं। ठीक है ना।
तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ थी कि जो हमें एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें ले जाना चाहिए, और साथ ही साथ में जब हम फॉर्म भरेंगे तो किस प्रकार से फॉर्म को भरने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ये सारी बातों पर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। ठीक है, मैं ये बोलूँगा आपको लास्ट में कि जो भी बच्चा इस साल 2023 में 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा है उसने CUET को फॉर्म अवश्य भरना ही चाहिए। ठीक है ना, ताकि अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी और ज़्यादा अगर अच्छी तैयारी है तो आपको बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी भी आपको मिल सकती है। और यदि आप फ्यूचर में 12th क्लास नेक्स्ट ईयर में या उसके अगले वर्ष में अभी आप 10th क्लास में हैं तो अभी से भी आप CUET की तैयारी में लग सकते हैं और अच्छा स्कोर करके अच्छी यूनिवर्सिटी आप पा सकते हैं, जिससे हमारा करियर और ज़्यादा मजबूत हो और जो हमारी डिग्री रहे वो ज़्यादा अच्छे एथेंटिक और रेपुटेटेड कॉलेज से हमें प्राप्त हो। तो धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और अंत तक देखा और ये बातें समझे। मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम CUET का फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है और कैसे क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स के किस प्रकार से अपलोड किए जाते हैं, किस एंट्री पर कहाँ पर आपको क्या फिल करना है, ये सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। लाइव यहाँ पर फॉर्म भरते हुए दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम साइट पर CUET samarth.ac.in पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।